गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर यानी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड। इसको हम पढ़ेंगे पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड। जो हमारी दुनिया है कितनी वंडरफुल है, जो लिविंग की दुनिया है कितनी वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। जो लिविंग रेंज है मतलब लिविंग का जो रेंज है मतलब बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं लायन है, कहीं शेर है, कहीं हॉर्स है। ठीक है, कहीं शेर, कहीं घोड़े, कहीं हाथी, कहीं व्हेल, कहीं व्हेल, डॉल्फिन वगैरह, मतलब अलग अलग जो है बहुत अमेजिंग डाइवर्सिटी भी ये है। The extraordinary habitat in which we find living organism, be it cold mountains, यानी इनका जो एक हैबिटेट है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। कह रहे कोल्ड माउंटेन यानी कि ठंडे पहाड़ों पे पाए जा सकता है, पाए जाते हैं जहाँ बर्फ जमा रहता है वहाँ भी पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट घने जंगलों में, ओशियन समुद्रों में, फ्रेश वाटर लेक्स यानी झीलों में पाए जाते हैं। डेजर्ट रेगिस्तान में पाए जाते हैं और हॉट स्प्रिंग। ठीक है, यानी कि डेजर्ट में भी और हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं। कह रहा लीव्स अस स्पीचलेस, हम लोग को स्पीचलेस कर देते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इतनी वैरायटी जगह पर पाए जाते हैं, जो इनका हैबिटेट है वो बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, और ये हमें क्या कर देते हैं, स्पीचलेस कर देते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड। कह रहा है कि गैलोपिंग हॉर्स यानी कि आप देखे होंगे हॉर्स को ग्रुप में दौड़ते हुए, वही कह रहा है द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। जो घोड़े झुंड में दौड़ते हैं, आजकल घरों में भी, आजकल क्या बहुत पहले से लगाया जाता है घोड़े का पेंटिंग। सबके घरों में मोस्टली जो है एक ना एक पेंटिंग तो रहता ही है, ना एक रहा या फिर कभी रहा होगा। वही कह रहा है कि जो दौड़ते हुए घोड़े हैं, द माइग्रेटिंग बर्ड्स यानी कि जो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं हमारे ऊपर से, जब पक्षियां उड़ के जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कितना देखने में सुंदर लगता है। ठीक है, वही उसी के बारे में बात कर रहा है। जब पक्षियां जाती हैं तो लगता है जैसे बादल छा गया है। अगर बर्ड्स माइग्रेट करते हुए आप देखे होंगे तो ऐसे देखने को नजर आता है। द वैली ऑफ फ्लावर आर अटैकिंग शार्क वॉक, यानी वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी हो गया, या फिर अटैकिंग शार्क, जो शार्क जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक कर रहा है। इवॉक्स अ एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, ये सब हमको डीप वंडर 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 का सेंस कराते हैं, मतलब आश्चर्यचकित कराने वाले सीन होते हैं। ठीक है, फूलों की घाटी हो गया, शार्क जो है किसी को अटैक कर रहा है, बर्ड्स जो है माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, हाथ घोड़े जो है दौड़ रहे हैं ग्रुप में, ये सब हमको क्या करता है, वंडर कराता है। ठीक है, यानी वंडर ऐसा फील आता है जैसे क्या सीन है, क्या आश्चर्यजनक सीन है। ठीक है, बहुत अच्छा सीन होता है। ठीक है, देखिए अब आगे कह रहे हैं द इकोलॉजिकल conflict एंड कोऑपरेशन among member of population among एंड पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी। कह रहा है कि अब इनके बीच में इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कोऑपरेशन मतलब ये एक दूसरे से लड़ते भी हैं और एक दूसरे का साथ भी देते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं, और इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कह रहा है कि मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के अंदर और एक दूसरे पॉपुलेशन, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें कुछ मेंबर्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनका आपस में भी जो है क्या रहता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है और आपस में कोऑपरेशन भी रहता है। ये एक पॉपुलेशन हो गया। मान लीजिए कोई दूसरी स्पीसीज है। ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके कुछ पॉपुलेशन है इतने, तो इनका आपस में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है और कोऑपरेशन रहता है, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट एक दूसरे पे डालेंगे और आपस में भी एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। वही कह रहे हैं कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट, या फिर इनके बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल का स्ट्रक्चर रहता है वो भी हमें देखने को मिलता है। व्हाट इनसाइड इज लाइफ, अब कहता है कि लाइफ क्या है, मतलब इनके अंदर जो है वो क्या है और लाइफ कैसे है। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, ये क्वेश्चन जो है दो क्वेश्चन अपने आप में रखता है। व्हाट इज लाइफ यानी जीवन क्या है, ये अपने आप में दो क्वेश्चन रखता है। व्हाट इंडीड इज लाइफ, मतलब जीवन क्या है। ठीक है,
कह रहा है कि द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड सीक द आंसर टू व्हाट लिविंग इज कंपोज ऑफ टू द नॉन लिविंग। कह रहा है कि जो फर्स्ट है बहुत टेक्निकल है, कह रहा है कि लिविंग जो है किसी से बना हुआ है और नॉन लिविंग किसी चीज से बने हुए है। एंड द सेकेंड इज द फिलोसॉफिकल वन, दूसरा है फिलोसॉफिकल है, ठीक है, दार्शनिक है। वो कह रहा है एंड सीक द आंसर टू द व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, जीवन का क्या उद्देश्य है, ठीक है। दो क्वेश्चन, व्हाट इंडीड इज लाइफ, मतलब लाइफ जो है कैसे क्या है, ठीक है। इसमें अपने आप में दो क्वेश्चन है कि लाइफ जो है लिविंग जो है नॉन लिविंग से कैसे अलग है, ठीक है, लिविंग किस चीज से बना हुआ है, उसके अंदर लिविंग क्या है जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। और दूसरा है फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिक, जो देखता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म है उनका पर्पस क्या है, केवल फीड करना ब्रीड करना या फिर कोई और चीज है, ठीक है। तो अभी भी कॉन्शियसनेस पर रिसर्च चलता रहता है कि हम लोग क्यों है नॉन लिविंग से लिविंग कैसे बने और हमें कॉन्शियसनेस कैसे आया। खैर आप यूट्यूब पे इसके वीडियो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। कॉन्शियसनेस पर रिसर्च, लाइफ के बारे में रिसर्च, बहुत सारी चीजें। कह रहा है एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट द आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, हम जो है ये पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि लाइफ क्यों है, हम केवल ये पता लगाएंगे कि लाइफ कैसे है, ठीक है। हम लाइफ का पर्पस नहीं ढूंढेंगे, हम पता करेंगे कि लाइफ क्या है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, यानी हम केवल यही देखेंगे कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, ठीक है। देखिए अब जो एनसीईआरटी ने अपडेट किया है तो वहाँ से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, डायरेक्ट लेके चलाता है ये कहाँ पे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन फिर भी जो एग्जाम होता है नीट वगैरह का एग्जाम, नीट का एग्जाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बहुत रिसेंटली उसने हटाया तो उस पर क्वेश्चन बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते हैं। तो उसको देख लीजिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एनसीईआरटी क्या कहती है। पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें आप रीडिंग करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो कुछ फीचर बताता है लिविंग के, डिफाइनिंग फीचर देख लेते हैं। तो पहला डिफाइनिंग फीचर होता है मेटाबॉलिज्म। तो एनसीईआरटी कहती है सभी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होता रहता है, और कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी में भी ऐसा नहीं है कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। सभी लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता है और किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, ये जो है ओवरऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, ठीक है। कैटाबॉलिज्म यानी कोई चीज ब्रेक डाउन हो रहा है, एनाबॉलिज्म यानी कोई चीज सिंथेसिस हो रहा है, इन दोनों को मिला के बनता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। दूसरा आता है कॉन्शियसनेस। अब एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग में सेंस होता है, कॉन्शियसनेस होता है, यानी ये अपने इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील होते हैं। बाकी नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जो अपने इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील हो सकता है। एक अमीबा हो, एक एलिफेंट हो, एक पैरामीशियम हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक क्या होते हैं, ये अपने इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तीसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं, जबकि जितने भी नॉन लिविंग है वो किसके बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए रहते हैं। यानी हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर हो, वो उसमें सबसे बेसिक यूनिट क्या रहेगा, सेल होगा, ठीक है। और एक एक और है एनसीईआरटी, उसके बारे में बात नहीं करता है ग्रोथ, लेकिन हम इंटरनल ग्रोथ को लेके चलते हैं, है ना। इंटरनल जो ग्रोथ होता है उसको हम डिफाइनिंग फीचर में लेके चलते हैं। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से ग्रो नहीं होता है, इंटरनल ग्रोथ नहीं होता, उसका एक्सटर्नल ग्रोथ हम देख सकते हैं लेकिन इंटरनल ग्रोथ नहीं देख सकते। जबकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंटरनल ग्रोथ होते हैं। हम लोग जब ग्रो करेंगे तो हमारे अंदर से ही सेल जो है डिवाइड करते हैं और फिर वो डिवाइड करते हैं और फिर हमारे ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हमारा ग्रोथ कराते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या हो गया, जैसे पहाड़ वगैरह हो गया, तो उनमें इंटरनली ग्रोथ नहीं होगा, या तो ऊपर से बर्फ का चादर बिछ जाएगा या नीचे से टेक्टोनिक प्लेट जो है वो आके ऐड ऑन हो जाएंगी, तो उसका साइज में इंक्रीमेंट या डिक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी इन चार फीचर्स के बारे में बात करता है जो कि क्या होते हैं, लिविंग के फीचर्स होते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चारों चीज।
अभी एनसीईआरटी ने इसे हटा दिया है नए वाले बुक में, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में ये अभी भी है। वहाँ पे जाके इसका रेट लगा सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है? आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जो है लिविंग मतलब आप समझ गए कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। मतलब लिविंग के डिफाइनिंग फीचर क्या है और नॉन लिविंग के नॉन लिविंग से ये कैसे डिफरेंस है। अब जो लिविंग हम समझ गए, मान लीजिए कि एक और बात समझ जाइए, ठीक है? आप कभी पृथ्वी पे नहीं घूमे हैं, मान लीजिए पृथ्वी आपके लिए अनजान क्या है, ग्रह है, आपके लिए अनजान प्लेनेट है अर्थ, ठीक? आपको पता नहीं पृथ्वी पे क्या-क्या है। तो आप जब पहली बार अपना स्पेसशिप लेके आएँगे अर्थ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 तरीके के मैटर हैं, ठीक है? एक मैटर है जो नॉन लिविंग है, जैसे हो गया पहाड़ वगैरह हो गया, ठीक है? माउंटेन्स वगैरह हो गया, ठीक है? लैंड हो गया, वाटर हो गया, ठीक? एयर हो गया। और कुछ जो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मैटर है जो उनका स्ट्रक्चर अलग है और वो इधर-उधर मूव कर रहे हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब जब आप लिविंग और नॉन लिविंग देखे, आपने पहली बार हाथी देखा, फिर आगे बढ़े तो देखा कि हिरन है, एक हिरन देखा, फिर आगे बढ़े तो खरगोश देखे, फिर आगे बढ़े कुछ और देखे, अलग-अलग एनिमल्स देखे। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़्म 1 या 2 की संख्या में नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है? लाखों, करोड़ों की संख्या में हैं, ठीक है? तो उसी के बारे में बात करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज़्म, ठीक है? ये हमारा अगला टॉपिक, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज़्म, ठीक है? इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। कितनी डाइवर्सिटी हम लोगों के अर्थ पे। देखिए क्या कह रहा है, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत लार्ज वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। बी इट पॉटेड प्लांट, हो सकता है कि गमले में लगाया गया प्लांट हो, या फिर कोई इंसेक्ट हो, या कोई बर्ड हो, या फिर आपका पालतू जानवर हो, या अदर एनिमल हो, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई प्लांट हो। यानी आसपास हम नजर घुमाएंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलेंगे। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye. अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम अपने नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, बट दे आर ऑल अराउंड यू, बट वो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे चारों तरफ, ठीक है? अभी तो हम जितना देख पाते हैं उतना तो देख ही पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? जैसे कोरोना वायरस हो गया, ठीक है? वो तो हमें दिखता तो है नहीं, वो लेकिन वो वायरस, देखिए वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है, तो उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे, नहीं नॉन लिविंग कहेंगे। जैसे बैक्टीरिया को भी आप ले लीजिए तो वो तो लिविंग में आता ही है। बैक्टीरिया, फंगी हो गया, जो बैक्टीरिया से बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, ठीक है? साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया जिससे टाइफाइड हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं जो बताता है कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब कह रहा है, if you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. यदि आप ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाएंगे तो आपको रेंज भी इसका बढ़ जाएगा, वैरायटी का, यानी कि वैरायटी अलग अलग ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे। जैसे आपने अपने टाउन में या फिर अपने सिटी में या फिर अपने गांव में ही अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आपको फील्ड विजिट पे भेज दिया जाए कि जाइए पता लगाइए कितने तरीके के स्पीसीज या एनिमल्स और प्लांट हमारे एरिया में है, ठीक है? तो आपको कुछ नंबर्स में मिलेंगे, मान लीजिए कि 100 नंबर्स में आपको मिल गए, ठीक है? 100 नंबर्स में आपको कोई आपके गाँव, शहर या फिर टाउन में ऑर्गेनिज़्म मिल गए। लेकिन वही एरिया जब बढ़ा दिया जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया जाएगा, हो सकता है कि ये नंबर कुछ और हो जाए, ठीक है? 100 से 1000 या 10,000 भी हो सकता है। अब डिस्ट्रिक्ट से बढ़ा के स्टेट लेवल पर कर दिया जाए तो ये नंबर और भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? वही कह रहा है कि जैसे-जैसे आप ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाएँगे तो ये वैरायटी जो है बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? अब कह रहा है कि ऑब्वियसली इफ सॉरी कह रहा है ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, यदि आपको घने जंगल में घूमना पड़ जाए, ठीक है? आप घने जंगल में विजिट करने चले जाएँ, आपको लैंड करा दिया जाए हेलीकॉप्टर में बिठा के कि जाइए घने जंगल में पता कीजिए, you would probably see a much greater number and kind of living organism.
आपको ज़रूर ये बहुत ज़्यादा नंबर में ऑर्गेनिज़्म देखने को मिलेंगे, ठीक है? जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट आपके स्टेट में हो गया, आप अमेज़न के जंगल में उतार दिया जाए, ठीक है? तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज़्म और देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज़्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़। हर वो ऑर्गेनिज़्म जिसको आपने देखा वो क्या करता है, एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपने एक डॉग देखा, वो भी एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपने एक कैट को देखा, वो भी एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है? आपने काऊ देखा, वो भी एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है और हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ पॉपुलेशन होता है। ठीक है? पहले नंबर देखिए क्या कह रहा है ये। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। यानी कि अभी तक जितने डिस्कवर किए गए हैं वो कितने हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है हमारे अर्थ पे। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही है। अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हो सकता है कि नए-नए ऑर्गेनिज़्म आपको देखने को मिले। ठीक है? समझ रहे हैं? 1.7 टू 1.8 ये डेटा है एनसीईआरटी का, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है? इतने नंबर में हमारे अर्थ पे जो है स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं और ये कंटीन्यूअसली इवॉल्व होते रहते हैं। हो सकता है कि आप 50 साल पहले जो स्पीशीज रिसर्च किया गया था जिसके बारे में वो आज ना हो और आज जब रिसर्च किया जाए या फिर 50 साल बाद जब रिसर्च किया जाए तो नया स्पीशीज देखने को मिले। ठीक है? तो ये नंबर है, ये डेटा आप ध्यान रखिएगा। ये ठीक है, एनसीईआरटी जो बताती है वही डेटा आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि दिस रिफर टू बायोडायवर्सिटी और इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी कहते हैं। आर द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है? मतलब इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन की संख्या में जो स्पीशीज पाए जाते हैं उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या फिर ये नंबर है जो ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है हमारे अर्थ। ठीक है? देखिए आगे क्या कह रहा है। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस। कह रहा है कि वही चीज अगर आप नया एरिया को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं एंड इवन ओल्ड वंस। अगर आप पुराने को भी देखेंगे जैसे आपने किसी एरिया में अमेज़न के जंगल में, ठीक है, 100 साल पहले 100 इयर्स एगो, ठीक है, आपने 100 साल पहले जाके वहाँ पे रिसर्च किया और आपको मिले कुछ, मान लीजिए छोटे तो नहीं, 5000 स्पीशीज मिले। ठीक है, ये आपने कब किया था? 1900 में। ठीक है, मान लीजिए 1900 में आपने रिसर्च किया। अब जो है 2015 में जाएंगे फिर से उसी एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हो सकता है आपको नए और मिल जाए। ठीक है, 5,000 से 6,000 हो सकते हैं। ठीक है, और जो पुराने जो थे किसी एक कोई स्पीसीज हो सकता है कि वो अब न रहे। इस वाले में जो स्पीसीज आपको मिलेगा वो हो सकता है यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुका हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। वही चीज कह रहे हैं कि अगर आप जो है पुराने एरिया को या फिर नए एरिया को डिस्कवर करें, न्यू ऑर्गेनिज्म वर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। हमेशा नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते रहेंगे। पुराने एरिया को रिसर्च कीजिए या फिर नए एरिया को एक समय के नए एरिया को रिसर्च कीजिए या फिर पुराने एरिया को एक समय के बाद रिसर्च कीजिए तो हमेशा नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, मिलते रहेंगे। देखिए अब क्या कह रहे हैं। As stated earlier, there are million of plant and animal in the world। जैसे पहले कहा गया कि मिलियन की संख्या में प्लांट और एनिमल हमारी दुनिया में है, हमारे अर्थ पे है। We know the plant and animal in our own area by their local name। अब हर ऑर्गेनिज्म जो है, हर प्लांट और एनिमल है उसका लोकल नेम होता है। जैसे आपके यहाँ जो है, ठीक है, पोटैटो को पोटैटो कहा जाता है। ठीक, आप लोग बताइएगा कि आपके आपके एरिया में पोटैटो को क्या कहा जाता है। मेरे यहाँ तो इसको पोटैटो कहा जाता है। हालाँकि मुझे इतना पता है कि इसको महाराष्ट्र में बटाटा कहा जाता है। ठीक है? पोटैटो, बटाटा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके एरिया में पोटैटो को क्या कहा जाता है, उसका क्या लोकल नेम है। ठीक है?
वही कह रहा है कि जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका कुछ ना कुछ लोकल नेम होता है, ठीक है? दिस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, जैसे यहाँ पे कुछ और नाम है, दूसरी जगह कुछ और नाम है, दूसरे कंट्री में कुछ और नाम है। इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही उसका नाम अलग अलग हो जाता है और कंट्री के बाहर तो होता ही है। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find a way enemies to talk to each other to refer organism we are talking about। यदि हम कोई ऐसा तरीका नहीं निकाले जिससे हम पता कर सके कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं, दो दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं कि सेम है, तो हमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है कि अगर आप दूसरे कंट्री में जाए और वहां पे पानी मांगे तो वो ना समझ पाए तो फिर आपको वाटर कहना होगा, यानी लैंग्वेज का चेंज आ जाता है, यानी अलग अलग एरिया में अलग अलग उसका नाम हो जाता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम सभी ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज तरीके से उसका नेमिंग करें, such that a particular organism is known by the same name all over the world। इस तरीके से हम उसका स्टैंडर्डाइज तरीके से नेमिंग करें कि वो एक ही नाम से पूरी दुनिया में जाना जाए, ठीक है? कह रहे दिस प्रोसेस, ठीक है, इसको हम दूसरे से हाईलाइट करें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है? यानी यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का डिफिनेशन दिया हुआ है, यानी उस तरीके से ऐसा कोई तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करते हैं, उसी को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। अब कह रहे ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली possible when the organism is described and correctly and we know that what organism name is attached to। हम तभी किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग कर सकते हैं जब वो डिस्क्राइब हो, यानी उसके बारे में अच्छे से पता हो। इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ये जो है आइडेंटिफिकेशन होगा। जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है, मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई नया ट्री देखने को मिल गया, आपको फील्ड विजिट के लिए भेज दिया जाए, ठीक है? आपने फील्ड विजिट किया, आपको मिला एक ट्री जिसमें फ्लावर लगे हैं, उसका हाइट बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल है, ठीक है? तो आप उसका पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसका हैबिटेट वो कहाँ पाया जाता है, किस इन्वायरमेंट में पाया जाता है, ठीक है? उस हिसाब से उसका नाम किया जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसका आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए, ठीक है? अब देखिए आगे क्या कह रहा है। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism। इसी ऑर्डर में साइंटिस्ट ने कुछ काम करते हुए जो है हर ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए कुछ रूल बनाए, ठीक है? कुछ असाइन किया, कुछ साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म, ठीक है? कह रहे दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ रूल बनाए गए जिसको पूरी दुनिया में बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। प्लांट के लिए कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया बनाए गए, ठीक है? विच आर प्रोवाइडेड इन, जो कि कहाँ प्रोवाइड किए गए, प्रोवाइडेड इन, ठीक है? देखिए कह रहा है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन। प्लांट के लिए जो नॉमेनक्लेचर का काम करता है, यानी प्लांट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना और उसका नेम रखना, ये कौन करता है, आईसीबीएन करता है, और कुछ ये रूल बनाता है, ठीक है? ये तो प्लांट के बारे में हो गया। अब कहेगा तब एनिमल का क्या? जब ये प्लांट के बारे में हो गया तो फिर आप पूछेंगे, यू में आस्क एनसीईआरटी कहते हैं, आप पूछ सकते हैं हाउ आर एनिमल्स नेम, जानवरों का नाम कैसे रखा जाता है, एनिमल्स का नाम कैसे रखा जाता है? तो कहता है कि एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल, ठीक है? एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने भी एक इवॉल्व किया एक तरीका। कौन सा तरीका है ना? एक- उन्होंने तैयार किया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी आईसीजेडएन, ठीक है? तो जो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने आईसीजेडएन बना दिया, जो बॉटनी से रिलेटेड थे उन्होंने बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर बना दिया, ठीक है? यानी हर हर एनिमल और हर प्लांट के लिए
कुछ रूल सेट कर दिए गए जो ICBN और ICZN सेट करते हैं और उसके हिसाब से उसका नाम नोमेनक्लेचर कर दिया गया। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा। जैसे पाइसम सटाइवम जो है ना, मेंडल साहब ने जिस पे वर्क किया था, पी प्लांट। जो पी प्लांट है उसका नाम हो जाएगा क्या चीज? पाइसम सटाइवम। ठीक है। जो पोटैटो हो जाएगा उसका क्या नाम हो जाएगा? सोलेनाम ट्यूबरोसम। ठीक है। सोलेनाम ट्यूबरोसम। देखिए, साइंटिफिक नेम जब भी लिखा जाता है हैंड रिटेन तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है। तो उसको भी हम फॉलो करेंगे। ये रूल आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक। इसको हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। लाइन जोड़ क्यों जा रहा है? ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम हो जाएगा, इसका बॉटेनिकल नेम हो जाएगा। और ये साइंटिफिक नेम या बॉटेनिकल नेम भी आप कह सकते हैं। ये प्लांट है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन देख के जो कोई भी पर्सन है वो एक ना वो ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक नाम पे पहुंच सकता है। दे आल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मतलब कि ऐसा नाम बनाना है किसी भी स्पीसीज का या जो भी कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट या एनिमल है, उसका नेमिंग करते समय ये ध्यान रखना है, नॉमेनक्लेचर करते समय, कि वो केवल एक नाम एक ही स्पीसीज या एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए किया गया हो। ठीक है। एक ही स्पीसीज के लिए किया गया हो उसका नाम, किसी और के लिए वो यूज ना किया जा रहा हो। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे बायोलॉजिस्ट फॉलो अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कुछ प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं यूनिवर्सली, यानी पूरे वर्ल्ड में जो है इसको एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ रूल्स हैं। कह रहे ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। द ठीक है, कौन कौन से? द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है। कि अगर कोई भी नेम है, साइंटिफिक नेम है, तो उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, यानी इसके दो कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। इसको आप जीनस और स्पीसीज भी बाद में कैसे बाद में पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे जीनस और स्पीसीज। ठीक है। अब कह रहा है कि दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। अब कोई भी स्पीसीज है उसके नाम में दो वर्ड है तो उसको हम कहेंगे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। This naming system was given by Carolus Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है। कैरोलस लिनियस आपको ध्यान रखिएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था, जो कि आज भी पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब इसी के हिसाब से चलता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। ये जो है नेमिंग सिस्टम दो वर्ड को लेके चलता है, जो कि बहुत कन्वीनियंट है, बहुत आसान हो जाता है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड वे टू प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। चलिए मैंगो के एग्जांपल लेके हम समझते हैं कैसे साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है। कह रहे हैं द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो रिटेन एज मैंगीफेरा इंडिका। जो साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का उसको हम लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है। अब कह रहा है लेट
कह रहा है लेट अस सी हाउ इट बायनोमियल नोमेनक्लेचर, चलिए देखते हैं कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे बनता है या फिर ये कैसे है। दिस नेम मैंगिफेरा रिप्रेजेंट अ जीनस, मैंगिफेरा जो है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइल इंडिका इस पर्टिकुलर स्पीशीज, इंडिका जो है एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम कहते हैं, और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। दो नेम है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। तो मैंगिफेरा जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, मैंगिफेरा जो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो इंडिका रिप्रेजेंट करता है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर स्पीशीज स्पीशीज को। अब कह रहे हैं अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो, अब जो कुछ रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के वो दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट रूल के बारे में, फर्स्ट के बारे में क्या कह रहा है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, बायोलॉजिकल नेम जो रहते हैं उसका जो वर्ड होता है लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं, और रिटन जब लिखे जाएंगे तो इटैलिक्स यानी तिरछे फंड में लिखे जाते हैं। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम अ लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, साउथ कोरिया में हो, चाइना में हो, कहीं भी अगर रहेगा तो उसको क्या लैटिनाइज, लैटिन वर्ड में, लैटिन लैंग्वेज में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, उसका ओरिजिन चाहे किसी भी कंट्री से हो। अब दूसरा कह रहा है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, जो फर्स्ट जो फर्स्ट रहता है, एक फर्स्ट नेम वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सेकंड कंपोनेंट जो है डिनोट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, स्पेसिफिक एपिथेट को। बायनोमियल नोमेनक्लेचर है तो हमने देखा, ठीक है, कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो वर्ड होते हैं, फर्स्ट है जेनेरिक नेम, सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है तीसरा, both the word in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin, अगर आप दोनों वर्ड लिख रहे हैं, अगर हैंड रिटेन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये मैंगिफेरा इंडिका है, आप हैंड रिटेन लिखेंगे तो इटैलिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे, ठीक है, ओरिजिन मैंगी फेरा इंडिका, सेपरेटली अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। जब आप हाथ से लिखेंगे तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और जब कंप्यूटर से लिखेंगे तो आप इसको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, ठीक है, ये कह रहा है। ये कुछ रूल हैं, और एक और रूल है, फोर्थ रूल भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। कह रहे हैं द फर्स्ट वर्ड ऑफ डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट लेटर रहता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, हमने अभी लिखा है देखिए, ठीक है, मैंगिफेरा इंडिका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। while the specific epithet, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, while the specific epithet start with a small letter, स्पेसिफिक एपिथेट होता है यानी स्पीशीज का नाम होता है वो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इट कैन बी illustrated with the example of मैंगिफेरा इंडिका, जैसे मैंगिफेरा इंडिका लिख के दिखाया गया है ना, मैंगिफेरा इंडिका लिख के दिखाया गया है कि ये प्रिंटेड है इसलिए इटैलिक्स में है, यदि आप इसको हाथ से लिखेंगे मैंगिफेरा इंडिका, चलिए फिर से लिखते हैं मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगिफेरा इंडिका, जब हैंड रिटन रहेगा तो सेपरेटली अंडरलाइन रहेगा, ठीक है, और जब प्रिंटेड रहेगा तो क्या रहेगा ये, जब प्रिंटेड रहेगा ये तो इटैलिक्स में प्रिंटेड रहेगा, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये थे कुछ रूल, जनरल रूल थे, चार जो रूल थे इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार बनते हैं, घुमा फिरा के इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है,
कह रहा है नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट that is at the end of the biological name and it is written in abbreviated form of। देखिए, जो ऑथर का नेम होता है, जिसने उसको डिस्कवर किया, जिसने उसके बारे में बताया, उसका नाम भी बाद में आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट में, शॉर्ट फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में बताया हुआ है। ठीक है, देखिए, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, कैरलस लिनियस ने इसके बारे में डिस्कवर किया था, बताया था ऑथर के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि it indicates that this species was the first described by Linnaeus। ये इंडिकेट करता है कि इस स्पीसीज के बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? लिनियस साहब ने डिस्क्राइब किया था, कैरलस लिनियस। ठीक है, अब आता है दो क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए, हालांकि इसे बनता नहीं है। एक तो आपको दे देगा मैंगीफेरा इंडिका, चलिए ऑप्शन देगा विच ऑफ द करेक्ट। ठीक है, आप बताएंगे इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो हमने लिख दिया मैंगीफेरा इंडिका। एक ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, मैंगीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, और एक ऑप्शन हो गया, चलिए मान लीजिए कैसे लिख देते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो जो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए बी या सी? ठीक है, तो इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सी बी वाला होगा। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, या तो ये वाला बी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर ए वाला, या फिर सी वाला। देखिए तीनों सही है, एक जो है सी वाला प्रिंटेड फॉर्म में है, ठीक है, तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें ऑथर का नाम नहीं है, तो उसको हम मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे। क्वेश्चन में ये रहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नॉट द करेक्ट, वहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा रहता है करेक्ट आंसर को आप सिलेक्ट करिए, हमेशा लिखा रहेगा अप्रोप्रिएट आंसर को सिलेक्ट करिए। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इसमें से मैंगीफेरा इंडिका लिन, यानी लिनियस साहब वाला। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। कह रहा है कि जो 1.7 मिलियन और टू 1.8 मिलियन 17 से 18 लाख जो स्पीसीज हमारे अर्थ पे पड़े हुए हैं, सबको पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम कुछ तरीके निकालते हैं उनको पढ़ने के लिए, कुछ आसान तरीके निकालते हैं। ठीक है, और ये कौन से तरीके हैं? ठीक है, ये हो जाते हैं दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। अब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो सिमिलैरिटी है, कुछ सिमिलैरिटी है उसको एक साथ रखेंगे, और जो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म है उसको दूसरे ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज grouped into convenient category based on some easily observable character। क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोसेस है जिसे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जो है उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रख दिया जाता है, किस बेस पे? उसके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे। ठीक है, कैरेक्टर देखा जाता है उसको, और उसको ग्रुप में उसे रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या करें, फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग कैट इंसेक्ट। हम जो है आसानी से कुछ एनिमल्स को पहचान सकते हैं, जैसे प्लांट को हम एनिमल से अलग कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, प्लांट अलग ग्रुप हो जाएगा, एनिमल अलग ग्रुप हो जाएगा। डॉग को भी हम कैट से अलग आसानी से कर सकते हैं, तो डॉग का ग्रुप अलग हो जाएगा, कैट का ग्रुप अलग हो जाएगा, इंसेक्ट का ग्रुप अलग हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है। अब कह रहा है द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। यानी कि हम किसी को भी अगर किसी ग्रुप में रख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसके फीचर जो है होने चाहिए। ठीक है,
सर्टेन कैरेक्टर विथ ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, यानी उस ग्रुप में मिलते-जुलते सभी के कुछ कैरेक्टर मिलते-जुलते रहने चाहिए। अब कह रहा है कि व्हाट इमेज, चलिए चेंज करते हैं, हाइलाइटर चेंज करते हैं। कह रहा है व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग। अगर आप डॉग के बारे में सोचते हैं, कुत्ते के बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग में कैसा इमेज आता है? ठीक है? तो किसी-किसी के में कुछ आता होगा लेकिन कुत्ते का ही आएगा, ठीक है? बहुत जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में, मतलब हेटर्स जो होते हैं कभी-कभी उनके भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कुत्ता है तो कुत्ते ही आना है उसको, जो हेटर्स है वो भी इंसान ही है, तो उसको इंसान की कैटेगरी में ही हम रहने देंगे, ठीक है? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग, हम डॉग के बारे में ही सोचेंगे एंड नॉट कैट, हम कैट के बारे में नहीं सोचेंगे और वो जो आप सोच रहे हैं वो भी नहीं सोचेंगे, ठीक है? Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. यदि हम अल्सातियंस के बारे में सोचे तो हाँ, आपको पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वी नो, हमें पता होना चाहिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अल्सातियंस होते क्या है? ये भी एक डॉग का वैरायटी है जिसे आप जर्मन शेफर्ड कहते हैं, ठीक है? तो लोग पालते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? बहुत लोग पालते हैं अल्सातियंस, बड़े-बड़े जो डॉग होते हैं जर्मन शेफर्ड, ठीक है? उसी को बोला जाता है अल्सातियंस, ठीक है? एक तरीके का ये भी डॉग का एक ब्रीड है। अब कह रहा है कि सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यदि हम मैमल्स के बारे में सपोज करें, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक एनिमल विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। आप जरूर ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचेंगे जिसका एक्सटर्नल ईयर होता है और बॉडी पे हेयर रहता है। देखिए एनसीईआरटी जो है अपना एनालिसिस बिखेर-बिखेर के देती है, हमेशा एक जगह नहीं होगी। तो जब मैमल्स की कैटेगरी आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे ना हो। तो यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल ईयर, ठीक है? यानी कि जो मैमल्स का फीचर होता है उसमें एक्सटर्नल ईयर पाए ही पाए जाएंगे और बॉडी हेयर, उनके बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं। ये मैमल्स के फीचर होते हैं, ठीक है? अब कह रहे लाइकवाइज इन प्लांट वी ट्राई टू टॉक वीट, यदि हम वीट के बारे में बात करें, द पिक्चर इन आवर माइंड विल बी व्हीट प्लांट, हमारे दिमाग में व्हीट के प्लांट का पिक्चर आएगा, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। यदि हम गेहूं के प्लांट के बारे में बात करें तो हमारे माइंड में गेहूं का ही प्लांट आएगा, ना कि चावल का और नहीं क्या चीज किसी अदर प्लांट का। हेंस ऑल दिस डॉग्स, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी। जो भी ये है, ठीक है, क्या है? डॉग है। डॉग हो गया, कैट हो गया, कोई मैमल हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, कोई प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया एक्सेट्रा। ये सब क्या है? एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, ठीक है? इसके बारे में हम उस कैटेगरी के बारे में पढ़ के उस एनिमल के बारे में पढ़ सकते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस, ठीक है? अब साइंटिफिक टर्म क्या होता है इसके लिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहे द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टेक्सा। अब इसी कैटेगरी को हम साइंटिफिक टर्म में टेक्सा कहते हैं, ठीक है? Here you must recognize that taxa can indicate category at a very different level. आप ये भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि टेक्सा जो है अलग-अलग लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? जैसे कह रहा है प्लांट आल्सो फॉर्म अ टेक्सा, प्लांट खुद ही एक टेक्सा है, यानी प्लांट एक ग्रुप है, वो भी एक टेक्सा है। व्हीट इज आल्सो अ टेक्सा, व्हीट यानी जो व्हीट का प्लांट है वो भी एक टेक्सा है, वो अलग लेवल पे टेक्सा है। ये लेवल जो है वही लेवल है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जीनस, स्पीशीज, यानी ये अलग अलग लेवल पे टेक्सा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग आर ऑल टेक्सा, बट यू नो दैट डॉग आर मैमल एंड मैमल आर अ एनिमल। जो डॉग है, कैट है, ये भी एक अलग, और मैमल्स जो है ये भी अलग अलग टेक्सा, अलग अलग लेवल पर टेक्सा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको पता होगा डॉग एक मैमल है और मैमल जो है क्या है? एनिमल है, यानी कि ये सब एक अलग अलग लेवल पे टेक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्सा यानी कि कैटेगरी।
Therefore, animal, mammals and dog represent taxa at different level. इसलिए ये सब एनिमल्स जो है, मैमल्स और डॉग जो है अलग अलग लेवल पे टेक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन्हें समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा में रखा जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी और इसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी का डिफिनेशन है कोई भी कैरेक्टर, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज इन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी का भी ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development, developmental process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study। जो आजकल टेक्सोनोमिक स्टडी की जाती है, पहले तो जब मॉर्फोलॉजिकल यानी उसका क्या फीचर होता था उसके बारे में, उसका हिसाब से उसका किसी ग्रुप में रख दिया जाता था। लेकिन जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है इसमें बहुत सारे फीचर ऐड कर दिए गए हैं। जैसे सेल का स्ट्रक्चर, उसका सेल जो है कैसा रहेगा, यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, डेवलपमेंटल प्रोसेस किस तरीके से डेवलप हो रहा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी लार्वल कंडीशन से डेवलपमेंट हो रहा है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट में उसका क्या रोल है। ठीक है, ये सब इसेंशियल हो जाता है मॉडर्न टेक्सोनोमी में, ये सब फीचर ऐड कर दिए जाते हैं। Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the process that are basis to taxonomy. यानी टेक्सोनोमी का बेसिस क्या है, बेसिक क्या है? कैरेक्टराइजेशन, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या है या उसके फीचर क्या है। आइडेंटिफिकेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन, कैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है। और नॉमेनक्लेचर, उसका नाम क्या है। ये जो है क्या है? बेसिस टू टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी के बेसिक है। यानी कि इस पे क्वेश्चन बनता है, एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमी। तो आपको ये चार फीचर ध्यान होने चाहिए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही क्वेश्चन बनते रहते हैं एक एक लाइन से। ठीक है, अब जो है आगे मूव करते हैं, मूव फॉरवर्ड, देखते हैं क्या कर रहा है। टेक्सोनोमी इज नॉट समथिंग न्यू, कह रहा है टेक्सोनोमी जो है, टेक्सोनोमी इज नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनोमी कोई बहुत नई चीज नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन interested in kingdom more about the various kind of organism। इंसान जो है बहुत पहले से ही जो है अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में इंटरेस्टेड रहा है और क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी बहुत नई चीज नहीं है। पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ऑन यूज, यानी इंसान जो है अपने यूज और मिस यूज, मतलब अपने यूज और कौन से उसके यूज में है और कौन से उसके यूज में नहीं है, इस हिसाब से क्लासिफिकेशन करता रहता है, यानी ग्रुपिंग करता रहता है। जैसे कि शुरुआत में जो होते थे पेट एनिमल, यानी कि पालतू जानवर होते थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, और ऐसे एनिमल जो वाइल्ड एनिमल होते थे। तो हमने अपने यूज और मिस यूज के लिए, मतलब यूज, मिस यूज नहीं कहेंगे, यूज के लिए जो एनिमल थे उसको अलग ग्रुप में कर लिया, बाकी सब वाइल्ड एनिमल में आ गए। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड फाइंड सोर्स टू देयर बेसिक नीड, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। जैसे पहले एनिमल से क्या निकाला जाता था? कपड़े बनाने के लिए, वूल बनाने के लिए, ठीक है, उसे निकाले जाते थे। फूड के लिए भी कुछ एनिमल्स यूज किए जाते थे और प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किए जाते थे। ठीक है, अपने बहुत सारे काम के लिए एनिमल्स यूज किए जाते थे। उस हिसाब से पहले जो है क्लासिफिकेशन हुआ। Hence the earliest classification was based on the use and various organism of various organism। यानी कि अर्लियर जो क्लासिफिकेशन था टैक्सोनॉमीज, यानी जो ग्रुपिंग किया गया था वो किस पे बेस्ड था? यूजेस पे। ठीक है, इंसानों के लिए क्या यूज में है, वो यूज में है या फिर नहीं है। ठीक है, इस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, अर्लियर क्लासिफिकेशन जो था। ठीक है, अब कह रहे ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन knowing more about different kind of organism and their diversity but also the relationship among them। इंसान जो है शुरू से भी ये सिर्फ इसी में नहीं इंटरेस्टेड है कि उसका डाइवर्सिटी क्या है,
उसके बारे में क्या नॉलेज है, बल्कि वो ये भी जानना चाहता है कि वो ऑर्गेनिज़्म है उसका एक-दूसरे से क्या रिलेशन है। डॉग का किसी कैट से क्या रिलेशन है, कैट का किसी लायन से क्या रिलेशन है, ठीक है? यानी ये एक-दूसरे के साथ कैसे लिंक है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज़ रेफर्ड टू एज़ सिस्टमैटिक। इस ब्रांच को हम कहते हैं सिस्टमैटिक, ठीक है? This branch of study referred to as systematic. The branch of biology that deals with in which we deals with the relationship among the organism is known as systematic. यानी systematics का definition आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि the word systematic is derived from the Latin word systema which means systematic arrangement of organism. जो वर्ड है सिस्टेमा से डिराइव किया गया है सिस्टमेटिक और जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, Linnaeus Sahab Kerala's Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. उन्होंने कुछ लिखा और अपने बुक का टाइटल रख दिया सिस्टेमा नेचुरी। यानी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो कैरलस लिनियस के साथ लिनियस साहब के द्वारा लिखा गया था। The scope of systematic was later enlarged and include identification, nomenclature and classification. जो सिस्टेमैटिक का स्कोप है बाद में वो भी लार्ज हो गया और उसमें इंक्लूड कर दिया गया आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब कह रहा है सिस्टेमैटिक टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमैटिक में कुछ और भी फीचर ऐड कर दिए गए जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा रहा। एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, जैसे कहते हैं इंसानों के पूर्वज बंदर हुआ करते थे, वही चीज बंदर हमसे कैसे लिंक है, कैसे जुड़े हुए हैं, पहली बंदर से कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये सब उसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है? तो ये था हम लोग का जो है कुछ फर्स्ट, अभी तक हमने एक टॉपिक कवर किया है, ठीक है? देखिए अब हमारा अगला टॉपिक आता है, दूसरा टॉपिक 1.2 में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आता है। अभी तक हम देख रहे थे जनरल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज डाइवर्सिटी, ठीक है? हमने अभी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, यहाँ लिविंग क्या होते हैं, ठीक है? चलिए समराइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। देखिए, हमने पढ़ा कि सबसे पहले लिविंग क्या होता है, लिविंग के डिफरेंट डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, तो हमने देखा कि लिविंग के जो डिफाइनिंग फीचर है, ये होते हैं, ठीक है? क्या डिफाइनिंग फीचर है वो याद रखिएगा, फिर जो इतने सारे लिविंग है वो सब एक जैसे नहीं है, कुछ अलग-अलग है और तो कितने हैं पूरे जो, तो अभी तक जो रिसर्च से पता चला है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है, ठीक है? जिसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब सबको 1.7 टू 17 से 18 लाख स्पीशीज़ को हम आसानी से पढ़ नहीं सकते, तो फिर उसका कुछ ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है? और ग्रुपिंग करने के लिए हम उसका नाम रखेंगे और उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ठीक है? तो वही आ जाता है नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफ़िकेशन और उसके कुछ रूल हैं, तो वो हमने देखा, ठीक है? अब जो है इन्हीं के बारे में देखते हुए हम कुछ सिस्टमैटिक्स वगैरह है, इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे, ठीक है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी कौन-कौन से, वही टेक्सा जो हम डिफरेंट लेवल पे देख रहे थे, उसके बारे में हमको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला पोर्शन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। कह रहा है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। कह रहा है क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है बल्कि इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप यानी स्टेप बाय स्टेप जो है एक इन्वॉल्व है, स्टेप बाय स्टेप में इसको किया जाता है, विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। और हर एक स्टेप जो है एक रैंक या कैटेगरी को डिनोट करता है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, मतलब कि हर एक कैटेगरी जो है एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी का पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरी, इसलिए उसको हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनोमिकल हायरार्की, जैसे किंगडम, फाइलम। किंगडम जो है अलग लेवल पे टेक्सा को रिप्रेजेंट करता है, फाइलम जो है अलग लेवल के टेक्सा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सब किसके पार्ट है, टेक्सोनोमिक हायरार्की के पार्ट है और एक ही को हम कहेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी। किंगडम एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी हो गया, फाइलम टेक्सोनोमिक कैटेगरी हो गया, क्लास जो है टेक्सोनोमिक कैटेगरी हो गया, लेकिन सब किसके पार्ट है, टेक्सोनोमिक हायरार्की के।
वही कह रहा है each category refer to as unit of classification in fact represent a rank in the commonly term as taxon। हर एक यूनिट जैसे कि हर एक यूनिट यानी कि जैसे फाइलम क्लास, फाइलम किंगडम क्लास, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली, जीनस स्पीसीज, ये सब जो है एक एक टेक्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है टेक्सन का प्लूरल जो होता है टेक्सा होता है, यानी टेक्सा प्लूरल वर्ड है, यानी सबको एक साथ लेंगे तो टेक्सा हो जाएगा और एक एक लेंगे तो टेक्सन, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे एग्जांपल? इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट के कुछ फीचर होते हैं, और कह रहा है कि हर इंसेक्ट के कुछ ना कुछ फीचर होते हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं। कह रहा है कि इंसेक्ट के पास थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, उनके पास जॉइंटेड लेग के तीन पेयर होते हैं। इट मीन्स इंसेक्ट आर recognizable concrete object which can be classified and thus be given a rank of category। इसलिए हम इंसेक्ट को अलग कैटेगरी या अलग ग्रुप में भी रख सकते हैं, क्योंकि हर इंसेक्ट जो है एक दूसरे से सिमिलर होता है। हर इंसेक्ट के पास जॉइंटेड लेग होते हैं और थ्री पेयर में होते हैं। ठीक है, तो हम उसको अलग कैटेगरी में ही रख सकते हैं या रैंक में रख सकते हैं। कैन यू नेम सच अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या आप अलग से कुछ और बता सकते हैं? रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, याद रखिएगा कि हर ग्रुप एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, और वो जो है कैटेगरी रैंक को डिनोट करता है, यानी कि हर कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है इसको, हर ग्रुप जो है रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को। ध्यान दीजिएगा यहाँ बात। ठीक है, हर ग्रुप जो है रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, और जो है कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को। ठीक है, कह रहे ईच रैंक और टेक्सान इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हर रैंक जो है जिसको हम टेक्सान भी कहते हैं, देखिए रैंक और टेक्सान दोनों एक ही चीज है। वो कह रहा है कि हर एक रैंक या टेक्सान जो है रिप्रेजेंट करता है एक क्लासिफिकेशन के यूनिट को। दिस टेक्सोनोमिक ग्रुप कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये जो है अलग अलग मॉर्फोलॉजी के बेस पे अलग अलग ग्रुप को डिनोट करता है। ठीक है, taxonomical study of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division, plant, class, order, family, genus, species। जो टेक्सोनॉमिकल स्टडी है वो जो है बहुत जो है डेवलपमेंटल कॉमन कैटेगरी सजेस्ट किंगडम, मतलब कि कुछ कॉमन कैटेगरी जो है डेवलप हो जाता है टेक्सोनॉमिकल स्टडी से। हमने है जो है कुछ ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखा, जिसकी वजह से हमने एक क्या कर लिया, अलग अलग ग्रुप ही बना लिया। जैसे क्या हो गया, सच है, जैसे कह रहे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया। फाइलम, और देखिए फाइलम जो है एनिमल के लिए यूज किया जाता है, और वही कैटेगरी प्लांट में जब यूज करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, वही जो अलग अलग लेवल पे टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर लेवल पे अलग अलग लेवल पे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, टैक्सॉन या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। All organisms including those in plant and animal kingdom हैव स्पीसीज एट द लोएस्ट कैटेगरी। जो सभी ग्रुप है जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होता है वो क्या होते हैं, स्पीसीज होता है। जो कैटेगरी का सबसे लोएस्ट पोर्शन होता है, लोएस्ट, वो क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन यू में आस्क हाउ इट प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस कैटेगरी। अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे जो है किसी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। डॉग को आपने देख लिया, तो डॉग को आप कहाँ रखेंगे? डॉग को आप स्पीशीज की कैटेगरी में रखेंगे कि जीनस में रखेंगे कि फाइलम में रखेंगे या फिर डॉग को किंगडम में रखेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? वही कह रहा है द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसके लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसकी क्या फीचर है, उसकी क्या कैरेक्टर है। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलर एंड डिसिमिलर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो है क्या करता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है कि हम उसका जो है क्या फीचर होते हैं, क्या कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो हम उसको अलग अलग रख सकते हैं। देखिए लोएस्ट से स्टार्ट करता है। ठीक है, एक पहले आप ये देख लीजिए जो उसका हायरार्की है। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे जो हाईएस्ट लेवल होता है कौन सा होता है, किंगडम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फाइलम, फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, तो ऐसे जो है चलता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्पीशीज़ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो क्या कह रहे हैं स्पीशीज़ के बारे में? देखिए क्या कह रहे हैं, स्पीशीज़ के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, है ना? कह रहा है कि टेक्सोनोमिक स्टडी कंसीडर एज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज़ अ स्पीशीज़। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसी को हम एक में रख रहे हैं, एक ग्रुप में, तो उसमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटी होता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको फंडामेंटल सिमिलरिटी है, तो हम उसको एक स्पीशीज में रख सकते हैं। जैसे एक डॉग हो गया, हमने एक डॉग देखा, अब उसी की तरह दूसरा डॉग है, उसी तरह तीसरा डॉग है, वो सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, तो उसको हम कहाँ रख देते हैं, एक स्पीशीज में रख देते हैं, यानी स्पीशीज की कैटेगरी में रख देते हैं। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological difference। जो आपका जो है, आप एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो आसानी से मॉर्फोलॉजिकल यानी उसके बाहरी कैरेक्टर के हिसाब से उसको डिफर कर पाएंगे। जैसे कि हो गया ना, वही जो डॉग हो गया, जो घरों के आसपास घूमते रहते हैं और रोड पे घूमने वाले डॉग। और एक डॉग जो होते हैं अल्सातियंस यानी जर्मन शेफर्ड, जो पुलिस वगैरह यूज करती है, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे डॉग भी आते हैं, यानी कि वो कुछ डिफरेंट भी होते हैं और कुछ सिमिलरिटी होती है, तो उनको जो हम कहाँ रख लेते हैं, स्पीसीज में रख लेते हैं। लेट अस कंसीडर मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। कह रहा है कि अब हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। कौन सा एग्जाम्पल, देखिए क्या कह रहा है। लेट अस कंसीडर मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो लायन। All the three name indica, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट। ये सभी जो है स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon category। कह रहा है कि जो और जो है दूसरा जो है क्या करता है, हायर लेवल के टेक्सान को रिप्रेजेंट करता है, एक स्पीसीज के लेवल को करता है और दूसरा जो है जीनस लेवल को करता है। यानी हायर लेवल कैसे हो गया, वही आपने देखा था ना यहाँ पे। देखिए, जो सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, ठीक है, या फिर मैंगीफेरा इंडिका हो गया, तो जो इंडिका है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इंडिका। जो मैंगीफेरा है वो क्या कर रहा है, उससे हायर रैंक यानी जीनस को रिप्रेजेंट करता है। सोलेनम ट्यूबरोसम जो है अगेन जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सोलेनम जो है जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही कह रहा है कि हायर लेवल ऑफ टेक्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसी चीजें चल रही हैं। कह रहे each genus may have one or more than one species epithet representing different organism but having morphological similarity। हर एक जीनस में अलग अलग तरीके के स्पीसीज भी हो सकते हैं, जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीसीज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल में क्या बता रखा है, फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। पैंथेरा का एक और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया टाइग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस। And Solanum include species like a nigrum and melangenum, melangena, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरसम हो गया, सोलेनम मेलेंजेना हो गया, ठीक है। Human being belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo। The scientific name of human being is written as Homo sapiens। इंसानों का ये साइंटिफिक नेम हो गया, ठीक है। वही कह रहा है कि जो जीनस है उसके अंदर कई सारे जो है स्पीसीज आ सकते हैं, ठीक है। जैसा हो गया सोलेनम, सोलेनम को हम लोग चलते हैं, ठीक है। सोलेनम एक हो गया, ट्यूबरोसम ये हो जाएगा पोटैटो, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं सोलेनम, सोलेनम नाइग्रम। फिर कह रहे हैं सोलेनम मिलेंजिना, मिलेंजिना। देखिए यहाँ पे जो है जीनस, जीनस जो है सब में सेम है, ठीक है। सोलेनम सोलेनम सोलेनम,
जबकि स्पीशीज जो है वो अलग-अलग है, ठीक है? यहाँ पे हो गया ट्यूबरोसम, ठीक है? नाइग्रोम और मिलाजेना, ठीक है? ये अलग-अलग स्पीशीज हो गए। कह रहा है कि एक जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीशीज भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सोलेनम के अंदर कौन-कौन से आते हैं, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब जो है पैंथेरा के बारे में बात कर रहे हैं, पैंथेरा को भी लिख लेते हैं, है ना? पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है? तो ये जो है पैंथेरा जीनस जो है, ठीक है? पैंथेरा जीनस में 2 और स्पीशीज आ रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, और बता रहा है कि साइंटिफिक नेम, इंसानों का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हम लोग का मोस्ट एडवांस स्पीशीज है अर्थ पे, होमो सेपियंस, उसका भी साइंटिफिक ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नेम। अब आता है जीनस, ठीक है? अगला जो टेक्सॉन है यानी जीनस, अगला जो कैटेगरी है वो क्या है? जीनस। जीनस के बारे में देखते हैं, ठीक है? लेटर चेंज कर लेते हैं, जीनस के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि जीनस कंप्राइज a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera. जीनस है वो मोर कॉमन कैरेक्टर लेके चलता है और अलग अलग स्पीसीज को एक साथ लेके चलता है। ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कॉमन कैरेक्टर इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। कह रहा है कि अगर स्पीसीज लेवल पे इसका कंपैरिजन किया जाए तो जीनस जो है और कॉमन कैरेक्टर को लेके चलता है। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जेनरा क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का एक ग्रुप है। जीनस जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है। जैसे नाइग्राम, ट्यूबरोसन, मेलांजिना जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन वो आ जाते मतलब एक जैसे ही है, और वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? जीनस सोलेनम की कैटेगरी में। ये कह रहा है कि जीनस जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक साथ रख के चलता है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। पोटैटो और ब्रिंजल जो है दोनों अलग अलग स्पीशीज है, जबकि दोनों जो है सोलेनम के कैटेगरी में आता है। और कह रहा है लायन, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस विथ सेवरल कॉमन फीचर आर स्पीशीज जीनस पैंथेरा। ये जो है अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन जीनस उसका सेम है, पैंथेरा। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। अब जो पैंथेरा जो है अलग, एक अलग जीनस है, फेलिस से अलग है, जिसमें हम क्या करते हैं? कैट को इंक्लूड करते हैं। यानी एक और चीज है पैंथेरा पार्डस भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है? पैंथेरा का भी 3 जो है ऑर्गेनिज्म बताया है ना? पैंथेरा पार्डस, कहाँ गए भाई? पैंथेरा पार्डस, इसको भी ऐड कर लीजिए इसमें। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ठीक है? अब देखिए कह रहा है फैमिली के बारे में। चलिए देखते हैं फैमिली क्या कह रहा है, फैमिली के बारे में क्या कह रहा है। फैमिली, फैमिली the next category family has grouped to related genre which still less number of similarity as compared to the genus and species. अब कह रहा है कि फैमिली भी एक टेक्सान है, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक कैटेगरी है जो कि लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी लेके चलता है जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में। जीनस और स्पीसीज को कंपेयर करें तो फैमिली में भी और लेस कैरेक्टर ऑफ सिमिलरिटी देखने को मिलता है, यानी डिसिमिलरिटी बढ़ती जाती है, सिमिलरिटी कम होती चली
जाती है। कह रहा है कि फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज। फैमिली में जो है प्लांट स्पीसीज के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को लेके आगे चला जाता है। अमंग द प्लांट फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट जेनरा सोलेनम, टूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। जो सोलेनम है वो फैमिली सोलेनेसी के अंदर रख दिया जाता है टूनिया और दतूरा के साथ। अमंग एनिमल फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लियोपार्ड पुट अलोंग विद द जीनस फेलिस इन फैमिली फेलिडी। देखिए फैमिली फेलिडी के अंदर जो है कौन कौन से जीनस आ जाते हैं, फेलिस और पैंथेरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक चीज है, ये इसको कहाँ नोट किया जाए, इधर से है ना, है। जूम करके हम पेज ही बना लेंगे, इसकी कमी थोड़ी है। वैलिडी, वैलिडी क्या है, ये है फैमिली। फैमिली के अंदर दो तरीके के, दो टाइप के जीनस आ रहे हैं, दो जीनस आ रहे हैं। ठीक है, एक आ रहा है पैंथेरा, दूसरा आ रहा है फेलिस। ठीक है, अब इसके अंदर तीन स्पीसीज आ जा रहे हैं। ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा पार्डस। अब जो है फेलिस के अंदर जो है फेलिस, इसके अंदर एक आ जाता है कैट। ठीक है, कैट का एंटिल का नेम जो है, ठीक है, देखना पड़ेगा। फेलिस के अंदर कौन आ जाता है, कैट। यानी फेलिडी फैमिली के अंदर जो है, तो ये जो है फैमिली है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये जो है अलग लेवल के टेक्सान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फैमिली को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब, स्पीसीज को। ठीक है, ऐसे चल रहा है, कैटेगरी जो है बढ़ती चली जाएगी। अभी तक हम लोग पहुंचे हैं फैमिली तक। अब कह रहे हैं सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंस एज वेल। जब आप कैट और डॉग को देखने चलें तो आप कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिसिमिलरिटी भी देखने को मिलेगा। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। अब इस दोनों को अलग अलग फैमिली में रखा जाता है, फैमिली और फेलिडी और कैनिडी में। ठीक है, अब अगला जो कैटेगरी आता है वो आता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में। देखिए क्या कह रहे हैं ऑर्डर के बारे में। कह रहे you have seen earlier that category like species, genus as family are based on a number of similar character। मतलब आपने पहले देखा कि जो फैमिली, ऑर्डर और जीनस है वो कुछ बेस है किस पे, सिमिलर कैरेक्टर पे बेस है। Generally, order and other higher taxonomy category are identified based on the aggregate of character। ठीक है, जो ऑर्डर से ऊपर के जो टेक्सॉन है यानी कैटेगरी है वो एग्रीगेट कैरेक्टर पे, यानी सब एक साथ लेके चलता है, एग्रीगेट कैरेक्टर सबको एक साथ लेके चलता है। ऑर्डर बीइंग अ हायर टेक्सॉन कैटेगरी, ऑर्डर जो है हायर टेक्सॉन कैटेगरी है एंड असेंबलिंग द फैमिली व्हिच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। और जो है फैमिली को लेके चलता है, जो कुछ कैरेक्टर को एक साथ रख देता है। एग्जिबिट अ फ्यू कैरेक्टर, द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस नंबर एंड कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग अ फैमिली। इसमें जो है ऑर्डर के लेवल पे आ जाते हैं तो और भी कम कैरेक्टर जो है देखने को मिलते हैं। सिमिलरिटी जो है कम देखने को मिलती है, डिसिमिलरिटी बढ़ती जाती है। कह रहे प्लांट फैमिली लाइक Convaceae solanaceae include in order Polymonials mainly based on the floral character। अब जो है फ्लोरल कैरेक्टर को बेस करके पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में जो है कॉन्वोलेसी सोलेनेसी को इंक्लूड कर दिया जाता है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेरेडी एंड कैनिडी।
अब जो है ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिली, फेलिडी और कैंडी को ऐड कर दिया गया है। फैमिली यानी कैट आता है जिसमें टाइगर, टाइग्रिस और पारडस आता है। कैनेडी जिसमें डॉग आता है। सबको किसमें ऐड कर दिया गया है? कार्निवोरा में। ठीक है। अगला टेक्सान है हम लोगों का क्लास। कह रहा है कि दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग अ मंकी गोरिल्ला गिवन प्लेस इन अ मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर कैट डॉग। कह रहा है कि ये सिमिलर तरीके के ऑर्डर को इंक्लूड करके लेके चलता है जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग जिसमें प्राइमेटा जिसमें मंकी गोरिल्ला गिबन होते हैं उसको जो है कार्निवोरा विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक टाइगर कैट, ये दोनों को दोनों दो जो है ऑर्डर को एक साथ रख लेता है प्राइमेटा और कार्निवोरा को। ठीक है। क्लास मेमेलिया एंड हैज अदर ऑर्डर आल्सो। क्लास मेमेलिया में अदर आल्सो और भी है। अब आता है फाइलम। अगला जो है हम लोग का आता है फाइलम। देखिए क्या कह रहे हैं फाइलम के बारे में। कह रहे क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड बर्ड along with mammals constitute the next higher category called phylum। अब कह रहे हैं वो क्लासेस जिनमें फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड एक साथ आते हैं और मैमल्स के साथ एक ग्रुप में रख के हायर कैटेगरी बना दिया जाता है जिसको हम कहते हैं फाइलम। ऑल कह रहे हैं ऑल दीज बेस्ड ऑन अ कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड को फीचर लेके जो है बेस लेके जो है एक अलग ग्रुप बना दिया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या चीज? क्लास। ठीक है। फाइलम। फाइलम बोलते हैं इंडोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है। जो उसके कुछ फीचर होते हैं जैसे नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस हो गया, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम हो गया, जो फाइलम के फीचर हो जाते हैं कॉर्डेट। These are plant classes with few similarity character are assigned with higher category called division। और ये जो है फाइलम जो है प्लांट की जब प्लांट के बारे में डिवीजन करते हैं तो वहाँ पे फाइलम की जगह पे हम डिवीजन यूज कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। यदि एनिमल है तो हम उस वहाँ पे यूज करेंगे फाइलम, और यदि प्लांट है तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिवीजन। ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, लास्ट एंड द हाईएस्ट कैटेगरी। कह रहे हैं कि all animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia and a classification system of the animal। कह रहे हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जो सब ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग फाइलम से बिलोंग करते हैं, जैसे कॉर्डेटा हो गया। ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है। मैमल्स जो है वो सब एक साथ रख लिए जाते हैं किसमें? किंगडम एनिमेलिया में, जो कि क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द एनिमल्स कैटेगरी हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया का सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज अ डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज द प्लांट ऑफ वेरियस डिवीजन। अब जो प्लांट में देखेंगे तो अलग अलग डिवीजन में अलग अलग डिवीजन यानी एक टैक्सोन डिवीजन, उसके अलग अलग जो प्लांट है सबको एक साथ रख दिया जाता है किसमें? किंगडम प्लांटी में, जो कि उसका भी प्लांट का भी सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom। ठीक है। इसलिए हम आगे दो ग्रुप बना लेते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम। ठीक है। कह रहा है द टेक्सोनोमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीशीज विद फिगर 1.8। असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में स्पीशीज से दिखाया गया। ठीक है। स्पीशीज से जीनस फिर फैमिली। ठीक कह रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया स्पीशीज फिर जीनस फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम जो है एनिमल के लिए, डिवीजन जो है प्लांट के लिए, फिर किंगडम। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में एरो का ध्यान रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर है। अब ये जब एरो उल्टा हो जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। These are broad category। ये जो है ब्रॉड कैटेगरी है। However, taxonomic have also developed a subcategory in this hierarchy facilitate the more sound scientific placement of various sexa। ये जो है हायर जो है बड़े बड़े
ब्रॉड कैटेगरी है। इसके अंदर भी जैसे फाइलम है तो सब फाइलम, ठीक है, क्लास है तो सब क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास, ये सब बहुत सारी चीज़ें उसके बीच में भी आ जाती हैं। ऑर्डर है, सब ऑर्डर, डिवीज़न, सब डिवीज़न आ जाते हैं, ठीक है? तो ये सब भी डेवलप है, लेकिन ये जो ब्रॉड कैटेगरी है यही आपको ध्यान में रखना है। वो सब आप लोग पढ़ेंगे जब ग्रेजुएशन करेंगे, तब पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। हायरार्की में देखिए फिगर 1.1, ठीक है? ये आप लोग याद कर लीजिएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक है? क्या कह रहा है? कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? क्या आप बेसिस ऑफ अरेंजमेंट को रिकॉल कर सकते हैं? से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, यदि आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर है वो डिक्रीज करते चले जाएंगे। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे यानी सिमिलैरिटी कम होती चली जाएगी। Lower the taxa, more are the characteristics that are the member with the same share taxon share। जितना लोवेस्ट कैटेगरी होगा उतना ही क्या होगा, नंबर में सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी, यानी कॉमन फीचर बढ़ते जाएंगे। शेयरिंग कैरेक्टर है यानी कॉमन फीचर है वो बढ़ते चले जाएंगे। यानी आप चलिए अभी देख रहे हैं। Higher the category, greater is the difficulty to determine the relationship with other taxa at the same level, hence the problem classification become more complex। कह रहा है कि जब आप स्पीशीज से पहुंचेंगे किंगडम लेवल की तरफ तो जो कॉमन फीचर है वो क्या हो जाएंगे, इधर से इधर मूव करेंगे तो कॉमन फीचर जो है कम होते चले जाएंगे, ठीक है? स्पीशीज से किंगडम लेवल की तरफ पढ़ेंगे तो कॉमन फीचर जो है कम होते चले जाएंगे, ठीक है? अब जो जो है किंगडम से स्पीशीज की तरफ लेके आएंगे आप लोग तो कॉमन फीचर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। स्पीशीज से किंगडम लेवल की तरफ पढ़ेंगे तो कॉमन फीचर जो है बढ़ते जाएंगे। किंगडम से स्पीशीज की तरफ पढ़ेंगे तो कॉमन फीचर कम होते जाएंगे। स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो डिसिमिलरिटी बढ़ती चली जाएगी, और किंगडम से स्पीशीज लेवल की तरफ जाएंगे तो डिसिमिलरिटी जो है कम होती चली जाएगी। ये चीजें ध्यान रखने वाली चीजें। अब क्या है टेबल 1.1। अब टेबल जो है टेबल 1.1 इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी द सम ऑफ द कॉमन ऑर्गेनिज्म हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो, वीट, बिलोंग। जो कुछ नेम दिए हैं आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? जैसे मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, इसका जीनस जो है होमो हो जाएगा, फैमिली होमिडी हो जाएगा, क्लास है प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है? क्लास है मेमेलिया एंड फाइलम जो है कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, यानी घर में जो मक्खी रहती है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है? उसका जीनस हो जाएगा मस्का और उसका जो फैमिली हो जाएगा मस्केटी, ठीक है? अगर आपको बायोलॉजिकल नेम पता है तो आप दो चीजें तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है? जीनस फैमिली बन गया, ठीक है? अब आप कौन से ऑर्डर में आएगा, उसका ऑर्डर है डिप्टेरा एंड क्लास है इंसेक्टा, फाइलम जो उसका आर्थ्रोपोडा है। फिर आता है मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है? ये हो जाएगा मैंगीफेरा। इसका जो फैमिली है एनार्काड डीसी, ठीक है? जो ऑर्डर है सेपनीडेल्स, और जो क्लास है डिप्टेरा डाइकोटिलीडॉन्स, ठीक है? और जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्म। ध्यान रखिएगा प्लांट के केस में जो है फाइलम जो है डिवीजन होता है, और एनिमल केस में डिवीजन जो है फाइलम हो जाता है। फिर आता है वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका आप रोटी बना के खूब खाते हैं। फिर ट्राइटिकम ओएसी, ओएसी इसका ऑर्डर हो जाएगा, मोनोकोटिलिडॉन्स इसका क्लास हो जाएगा, और एंजियोस्पर्म इसका जो है डिवीजन फाइलम हो जाएगा। किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा। ये था हमारा चैप्टर 1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? इसको हमने पढ़ा वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। देखिए कुछ भी पढ़िए आप, जितना भी पढ़िए डिटेल में पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना मस्ट है, क्योंकि जो लैंग्वेज होता है क्वेश्चन पेपर का वो एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज होता है। यदि आप इस लैंग्वेज को भूलते हैं तो आप क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ध्यान में रखिए, जो लाइन कही जाती है वैसी से क्वेश्चन आता है। बाकी सब आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है?
ये 7 नंबर में एमसीक्यू दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो सबसे पहले क्या आता है, चलिए इधर से मिला लीजिए। ठीक है, तो किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम, फाइलम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर। ठीक है, लास्ट में जीनस आता है। किंगडम के बाद ऑर्डर नहीं आता है, ऑर्डर नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत आसान सा है, आप ध्यान रखेंगे तो हो जाए। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर, खत्म होता है। अब इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे दूसरा चैप्टर, या आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो वो बता दीजिएगा। जैसा आप पढ़ना चाहें वैसा कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा स्टडी, ऐसे पढ़ना चाहेंगे या फिर कुछ और इसके बारे में इंक्लूड करना है, वो आप फीडबैक में दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।